स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय नेता और संविधान सभा के लोग इस दुविधा में थे कि भारत की राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए और संविधान सभा में राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए इसको लेकर के बहस भी हुई। जब यह समाचार विदेशी दूसरे देशों के पेपरों में छपा और वहां तक पहुंचा तो वैश्विक स्तर के जो विद्वान थे, यूरोपीय विद्वान थे और विभिन्न देशों के राजदूत थे, वो आश्चर्य से भर गए कि जिस देश में संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा हो उस देश में राष्ट्रभाषा के लिए यह चर्चा हो कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इससे संस्कृत के महत्व और संस्कृत के बारे में भारत के विचार को समझा जा सकता है, किस तरीके से भारत में संस्कृत को लेकर के उलझन बनी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के कई नेताओं के द्वारा संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयास किया गया और इसके लिए प्रस्ताव भी पेश किया गया और इसमें तर्क दिया गया कि संस्कृत जो भाषा है उसका पूरे देश में फैलाव है और पूरे देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंच रखती है, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अधिकतर भाषाओं में शब्द पहुंचे हुए हैं। अगर आप दक्षिण भारत की भाषाओं को देखेंगे, जैसे तमिल भाषा को, तेलुगु को, कन्नड़ को, मलयालम को, तो उसके 80% शब्द संस्कृत भाषा से ही निकले हुए हैं, जिसके नाते संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर स्वीकार्यता अधिक होने की संभावना थी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई संविधान सभा के नेताओं के द्वारा इसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में प्रस्ताव भी पेश किया गया था। लेकिन अंततः संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और धीरे धीरे अंग्रेजी ने सभी भाषाओं पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। पूरी दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं जो है जिनको मान्यता प्राप्त है, उन सभी भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन, सबसे अधिक परिष्कृत, सबसे अधिक शुद्ध, सबसे अधिक पूर्ण संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। 1786 में एशियाटिक सोसाइटी के महाविद्वान और प्रसिद्ध न्यायविद जज सर विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृत भाषा ग्रीक भाषा से अधिक परिष्कृत, लैटिन भाषा से अधिक समृद्ध और इन दोनों भाषाओं, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा से अधिक शुद्ध और मनोहर है, मनोहारी है, मन को भाने वाली है। सर विलियम जोन्स कई भाषाओं के विद्वान थे। बचपन से ही उन्होंने लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन तमाम भाषाओं पर विद्वता प्राप्त कर ली थी, उस पर जो है पकड़ हो गई थी उनकी। और उन्होंने जब कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनकर के आए और जब उन्होंने संस्कृत के बारे में सुना तो उन्होंने संस्कृत का जब अध्ययन करना शुरू किया तो उनको महसूस हुआ कि इसके सामने तो बाकी सारी भाषाएं फीकी हैं और उन्होंने इसीलिए सबसे पहले संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित किया। यही कारण है कि यूरोप सहित बहुत सारे देशों में संस्कृत भाषा को पढ़ाया जा रहा है। केवल जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा के लिए अलग से विभाग बनाए गए हैं। कनाडा में, यूएसए में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में प्राइमरी से ही पहले से 8वीं कक्षा तक संस्कृत को अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यालयों में, बहुत सारे जो है पाठ्यक्रमों में इसको अनिवार्य भाषा के अंग के रूप में जोड़ा गया। आखिर क्या है संस्कृत भाषा, क्यों इतना उसे महत्व दिया जाता है? आप जानते होंगे संस्कृत भाषा में संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, रिफाइंड, पूर्ण, परिपूर्ण, परिशुद्ध, अर्थात जो सबसे शुद्ध है वही संस्कृत है। और शुद्ध क्या है?
संस्कृत ध्वनि से मिलकर बनी हुई भाषा है। संस्कृत में हर शब्द की अपनी ध्वनि है, हर अल्फाबेट, हर वर्णमाला की अपनी ध्वनि है। कहा जाता है भाषा व्यक्तित्व की हथियार होती है, अर्थात व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपनी भाव को, अपनी अभिव्यक्ति को और अपने किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर भाषा वैज्ञानिक है तो आप अपनी हर संवेदना, आप अपने हर भाव को, हर फीलिंग को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ संस्कृत में ही संभव है। दुनिया की दूसरी भाषाओं में आप देखेंगे तो दुनिया की दूसरी भाषाएं इतनी वैज्ञानिक नहीं हैं, इतनी परिशुद्ध नहीं है, रिफाइंड नहीं है। विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान निश्चितता को कहा जाता है। जो चीज पूरी तरीके से निश्चित होती है, डिफाइंड होती है, परिभाषित होती है, क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। अर्थात विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध, व्यवस्थित, परिशुद्ध, परिभाषित, निश्चित, जिसमें भी ये सब गुण पाया जाता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। और अगर भाषा के रूप में देखें तो संस्कृत में ये सारे गुण पाए जाते हैं। अर्थात संस्कृत पूरी तरीके से डिफाइंड है, पूरी तरीके से परिभाषित है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है, पूरी तरीके से सुव्यवस्थित और परिमार्जित है। कैसे? जरा देखें आप। अगर आप देखेंगे संस्कृत की वर्णमाला को तो संस्कृत की वर्णमाला में अगर आप स्वर को लें, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, तो ये सारे शब्द जब आप बोलते हैं तो अलग अलग जगह से ध्वनियां निकलती हैं। कंठ के ऊपर से अगर आप स्वर बोलते हैं तो ध्वनियां निकलती है, और व्यंजन जब आप बोलते हैं तो बाकी शरीर के सभी अंगों से ध्वनि निकलती है। जैसे आप बोल करके देखें, आ, जब ये बोलते हैं तो कंठ से ध्वनि निकलती है। ई तो तालु से ध्वनि निकलती है, और जब बोलते उ तो होठों से ध्वनि निकलती है। इसी तरीके से व्यंजन में जब कवर्ग आप पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, तो ये कंठ से ध्वनि निकलती है। और जब आप चवर्ग को पढ़ते हैं, चा, छा, जा, झा, तो आप देखेंगे तालु से ध्वनि निकलती है। और जब आप तवर्ग पढ़ते हैं, ता, था, दा, धा, तो दांतों से ध्वनि निकलती है। और जब आप पवर्ग पढ़ते हैं, पा, फा, तो होठों से ध्वनि निकलती है। अर्थात हर प्रकार की ध्वनियों का समूह है पूरा जो है संस्कृत की वर्णमाला, अल्फाबेट। और संस्कृत के सभी शब्द जो है वो परिशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से ध्वनि का ही समूह है। और आप जानेंगे और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब भी संस्कृत में सिग्नल बना करके स्पेस में, अंतरिक्ष में कहीं भी भेजा जाता है, दूसरे ग्रहों पर भेजा जाता है, तो संस्कृत के सिग्नल फटते नहीं हैं, स्प्लिटेड नहीं होते हैं, टूटते नहीं है। जबकि अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में जब सिग्नल भेजा जाता है तो सिग्नल टूटने लगते हैं, सिग्नल डिस्टर्ब होने लगते हैं, और वो जो है पूरी तरीके से संदेश भेजने में सफल नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि शुरुआत में नासा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में सिग्नल को, अंग्रेजी लैंग्वेज में सिग्नल ना भेज करके उन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजी की तुलना में ग्रीक और लैटिन भाषा ज्यादा वैज्ञानिक है। लेकिन जब बाद में उन्होंने संस्कृत को देखा और उसका प्रयोग किया तो आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य से भर गए कि अंतरिक्ष में कहीं भी अगर संस्कृत के माध्यम से सिग्नल भेजा जाता संस्कृत भाषा से, तो वह सिग्नल वही संदेश देता है जो संदेश हम भेजना चाहते हैं। कुछ भी बदलाव नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, क्योंकि संस्कृत विशुद्ध रूप से ध्वनि है और ध्वनि तरंग का एक समूह है, और तरंग बदलती नहीं, अपने ऊर्जा से गति करती है। अंग्रेजी में आप देखेंगे तो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसका कोई क्रम नहीं है, ए बी सी डी, अर्थात ए से लेके जेड तक, ए के बाद बी क्यों आता है और बी के बाद सी क्यों आता है, कोई इसको डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यह परिभाषित करके बनाया ही नहीं गया है वर्णमाला। ए
बी सी डी ई एफ जी, ये इसी तरीके से खाली बस व्यवस्थित कर दिया गया, रख दिया गया है। कोई ये नहीं बता सकता कि जो है डी के बाद ई ही क्यों आता, लेकिन संस्कृत में पाणिनि ने हर चीज को समझाया है और पाणिनि ने अपने 14 सूत्रों के माध्यम से पूरे वर्णमाला को पिरोया है, जमाया है और उसको सुव्यवस्थित किया है। हर एक एक शब्द पहले क्यों आ रहा है, बाद में क्यों आ रहा है, सबको उन्होंने डिफाइन किया है। ऐसा आप अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं देख सकते। आप अंग्रेजी में देखेंगे एक ही शब्द, एक ही कई प्रकार के शब्द बोलने पर एक ही ध्वनि निकलती है। जैसे यस यू एन सन बोलते हैं और यस ओ एन सन बोलते हैं। सन माने सूर्य और सन माने पुत्र। टू टी डब्ल्यू ओ टू माने दो, टी डबल ओ भी टू, ऐसे बहुत सारी चीज बोलते हैं और एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। पूरी अंग्रेजी की वर्णमाला सिर्फ होठों से बोली जाती है और ध्वनि का कोई अंग्रेजी में महत्व ही नहीं है। लेकिन संस्कृत का हर शब्द, संस्कृत का हर अल्फाबेट शरीर के सभी अंगों से निकलने वाली ध्वनियों से बना हुआ है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने प्राचीन समय में शरीर के हर अंगों के ध्वनियों को बहुत ध्यान से सुना और उसे व्यवस्थित किया, उसे पिरोया, उसी को क्रमबद्ध किया और तब जाकर के संस्कृत भाषा का विकास हुआ है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है, चारों तरफ गति है, ग्रहों में गति है, पिंडों में गति है, पृथ्वी पर गति है और गति, हर प्रकार की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में भी सभी प्रकार के अंगों में, सभी प्रकार की कोशिकाओं में, ऊतकों में गति है, ध्वनि है और इन सभी ध्वनियों को बहुत गहराई से हमारे ऋषियों ने, प्राचीन समय के हमारे विद्वानों ने सुना, महसूस किया और तब जाकर के उसको पिरोया और संस्कृत भाषा का विकास हुआ और बाद में पाणिनि के द्वारा उसे और परिष्कृत कर दिया गया और उसको परिष्कृत करके संस्कृत भाषा को पूरी तरीके से वैज्ञानिक भाषा बना दिया गया। यूरोप के अनेक विद्वानों ने कहा है कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई व्याकरण की दुनिया की पहली किताब अष्टाध्यायी मानवीय सभ्यता और मानवीय बुद्धिमत्ता की सर्वोच्च उपलब्धि है। यूनेस्को ने जब संस्कृत भाषा को अमूर्त विरासत का दर्जा दिया तो बताया कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है बल्कि विज्ञान, चिंतन और मानव के मस्तिष्क को विकसित करने वाली तरंगों और ऊर्जा से भरी हुई भाषा है। दुनिया के सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि अगर संस्कृत भाषा बच्चों को पढ़ाई जाए तो बच्चों के मस्तिष्क का पर्याप्त विकास होता है, पूरा विकास होता है, बहुत ज्यादा विकास होता है, क्योंकि संस्कृत में शब्दों की रचना ही इस प्रकार से की गई है। संस्कृत भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसको चाहे जैसे बोला जाए इसके अर्थ में अंतर नहीं आता। कई बार आप शब्दों को उलट देते हैं तब भी अर्थ नहीं बदलता है। जैसे आप कहते हैं राम है, गृह है, गच्छति और फिर आप कहते हैं, उलट दीजिए, गच्छति गृह राम, इन दोनों में अर्थ नहीं बदलता है। अर्थात संस्कृत के शब्द पलट जाने पर भी उसका अर्थ नहीं बदलता। संस्कृत स्फेरिकल लैंग्वेज है और अंग्रेजी, इंग्लिश लीनियर लैंग्वेज है। अंग्रेजी एक रेखीय भाषा है जबकि संस्कृत स्फेरिकल है, वृत्तीय भाषा है और पूरी तरीके से इसका एक चक्र है, एक व्यवस्था है। इसीलिए वैज्ञानिकों के द्वारा जब इस पर अध्ययन किया गया तो आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए। न केवल शरीर के ऊपर बल्कि मशीनों के ऊपर भी इसका परिणाम अद्भुत है। जैसे लगता है यह प्रकृति की, ब्रह्मांड की भाषा है, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा से संचालित है और संस्कृत भाषा ध्वनि है, ध्वनि का समूह है और ध्वनि भी ऊर्जा है। इस नाते यह ब्रह्मांड को समेटे हुए है।
यही कारण है, कई देशों में अध्ययन किया गया कि जब संस्कृत बोला जाता है तो शरीर का रक्त संचार दुरुस्त हो जाता है, हाई बीपी, लो बीपी की समस्या समाप्त हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या समाप्त हो जाती है, डायबिटीज की समस्या समाप्त हो जाती है, बहुत सारे रक्त विकार समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य की पूरी शरीर एक लय में आ जाती है, उम्र बढ़ जाती है और तमाम कोशिकाओं का के अंदर कोशिका का जो कार्य है, सेलुलर फंक्शन है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, वह दुरुस्त हो जाता है। नासा ने 1987 में अध्ययन किया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो आने वाली पीढ़ियों में जो कंप्यूटर बनेंगे उसकी मुख्य और सबसे उचित भाषा होगी। नासा के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रिक ब्रिक्स, उन्होंने पूरा एक लेख लिखा जिसको बाद में फोर्ब्स पत्रिका ने प्रकाशित भी किया और उसमें उन्होंने संस्कृत को सबसे बेहतर भाषा माना मशीन के लिए और कहा कि भविष्य में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आएगी, मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी आएगी और 6th और 7th जनरेशन जो कंप्यूटर आएंगे वो इसी संस्कृत पर ही आधारित होंगे। आने वाले समय में रोबोटिक्स का विकास होगा और जब कंप्यूटर हर प्रकार की क्षमता से युक्त हो जाएंगे तो उनको ऐसे ही भाषा की तलाश है, ऐसी स्फेरिकल लैंग्वेज, ऐसी विशुद्ध रूप से साइंटिफिक लैंग्वेज जिसमें हर कुछ डिफाइंड है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है, रिफाइंड है। इसीलिए संस्कृत भाषा दुनिया के अनेक देशों में अब शोध की भाषा बनती जा रही है, बोध की भाषा बनती जा रही है। यही कारण है कि कनाडा में, यूएसए में अनेक संस्थाओं के द्वारा संस्कृत को न केवल पढ़ाया जा रहा है बल्कि उस पर शोध भी किया जा रहा है और आने वाले समय में विज्ञान की मुख्य भाषा इसे कैसे बनाया जाए उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। जर्मनी ने तो बहुत पहले से इस पर काम किया, इसीलिए जर्मनी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है और सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के मस्तिष्क का व्यापक विकास हो, पूर्ण विकास हो। यद्यपि भारत में संस्कृत को लेकर के एक उलझन रही है और संस्कृत को बहुत सारे लोगों ने कर्मकांडों की भाषा और मंदिरों की भाषा और धर्म की भाषा के रूप में इसे दुष्प्रचारित किया और इस दुष्प्रचार का इस तरीके से प्रभाव पड़ा कि लोग संस्कृत पढ़ने को पाखंड मानने लगे और नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने से कतराने लगे। भारत में अनेक अभिभावक जो संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं जानते वो अपने बच्चे को संस्कृत भाषा से दूर करते चले गए। क्यों? क्योंकि संस्कृत के इस अमूल्य संपदा के बारे में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरी संस्कृत भाषा का सिर्फ 5% से कम साहित्य धर्म से जुड़े हुए कर्मकांडों, मंदिरों और आध्यात्मिक व्यवहार से जुड़ी हुई है। 95% संस्कृत साहित्य विज्ञान, दर्शन और तार्किकता, बौद्धिकता को समेटे हुए है। अर्थात संस्कृत के साथ एक तरीके से यह छलावा है, यह दुष्प्रचार है कि संस्कृत धर्म की भाषा है, मंदिरों की भाषा है या कर्मकांडों की भाषा है, जिसके नाते संस्कृत में जो 95% संस्कृत की समृद्ध साहित्य है जो विज्ञान से भरी पड़ी है उससे लोग विमुख होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि प्राचीन हमारे पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा जो उपलब्धियां अर्जित की गई हैं उसे हम नहीं जान पा रहे हैं। भारत के इतिहास के साथ भी ये अन्याय है। एक प्रकार से भारत के इतिहास के साथ केवल यूरोपीय इतिहासकारों ने अन्याय नहीं किया, भारतीय इतिहासकारों ने भी अन्याय किया। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान रहा ही नहीं है और बिना संस्कृत को जाने भारत के असली इतिहास को, वास्तविक इतिहास को जाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए यूरोपीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक गलत व्याख्याएं कर दी और भारत के भी इतिहासकारों ने संस्कृत के ज्ञान की कमी के कारण भारत के इतिहास का गलत अर्थ निकाल दिया।
प्रचलित अर्थ निकाल दिया, जिसके नाते हम अपने वास्तविक इतिहास से वंचित रह गए और हमारी पीढ़ियां गलत इतिहास पढ़ने के लिए बाध्य हो गई हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने वास्तविक इतिहास को जानना चाहते हैं और अपने उस प्राचीन गौरव को जानना चाहते हैं जो हमारे पुरखों और पूर्वजों के द्वारा अर्जित किया गया था, उसके लिए हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना होगा। मेरा सभी भारतीय लोगों से, भारतीय नागरिकों से, सभी अभिभावकों से और सभी जो है प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने बच्चों को संस्कृत जरूर सिखाएं। अगर आप स्कूलों में ना पढ़ा पाएं तो घर पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि भारत के उस अमूल्य संपदा को, उस अमूर्त संपदा को वो जान सके, जिससे उनका न केवल मन और मस्तिष्क व्यापक रूप से विकसित होगा, बल्कि अपने पूर्वजों के ज्ञान से उन्हें नैतिक साहस भी मिलेगा। अगर आप अपने पूर्वजों के वास्तविक ज्ञान को नहीं जान पाएंगे तो नैतिक साहस की कमी हो जाएगी और आपके अंदर हीन भावना होगी कि आपके पास कुछ भी नहीं था। जबकि विज्ञान के अनेक बड़े आविष्कार, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, सुश्रुत, चरक, नागार्जुन, अनेक विद्वानों के द्वारा जो किए गए काम हैं, उनको आप जान नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि सारी दुनिया 300-400 वर्षों में शुरू हुई है। यद्यपि भारत के बारे में प्राचीन विद्वानों के द्वारा अपना विचार बदला गया है, इसीलिए प्राचीन जो पश्चात विद्वान है, यूरोप के विद्वान है, अमेरिका के विद्वान है, वो तो संस्कृत का अध्ययन करने लगे हैं और उसके माध्यम से भारत की वास्तविक तस्वीर को जानने लगे हैं। और अमेरिका के कई विद्वान कहने लगे हैं कि संस्कृत भाषा प्राचीन भारत में विज्ञान की भाषा थी और संस्कृत भाषा में ही सारे दुनिया के शोध संपन्न होते थे, लेकिन हम इसको नहीं जान पा रहे हैं। जिस प्रकार से पश्चिम से योग जब पहली बार प्रमाणित हुआ और फिर हमने उसको अपनाया या धीरे धीरे हम अपना रहे हैं, कहीं वही हाल ना हो जाए संस्कृत का कि पहले पश्चिम उसे प्रमाणित करे और बाद में हम उसे अपनाएं। तो संस्कृत विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक भाषा है और यह न केवल मनुष्य की सबसे उचित भाषा है, बल्कि यह ब्रह्मांड को भी संवेदित करती है, ब्रह्मांड को भी तरंगित करती है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड की भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।